Hello everyone, I am Dr. Brijen Singh. Today we will discuss about respiratory emergency. Emergency related to respiratory system. रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड इमरजेंसी क्या क्या हो सकती है, उसमें हम लोग आज सबसे पहले बात करेंगे डूबना। डूबने की स्थिति में हम लोग क्या फर्स्ट एड देंगे, पेशेंट को रेस्क्यू करेंगे, फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे। तो ड्राउनिंग को हम पहले थोड़ा सा देखेंगे कि एक्चुअली उसमें क्या होता है। जब भी कभी ड्राउनिंग होती है, कोई पेशेंट डूबता है, तो उसमें कई बार क्या हो सकता है कि जो प्रोफेशनल स्विमर हैं, तो स्विमिंग के दौरान बच्चे भी डूब सकते हैं, और कई बार कहीं कोई फ्लड आ गया या कुछ ऐसी इमरजेंसी बनी तो वहाँ पे भी लोग डूब सकते हैं, या फिर कोई एक्सीडेंट होके आपकी कार है, बाइक है, नदी में या पुल से नीचे गिर जाती है, तो वहाँ पे हमें ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो ड्राउनिंग में बेसिकली क्या होता है, फेफड़ों के अंदर पानी भर जाता है। ठीक है, तो ड्राउनिंग कॉजेज एस्फेक्सिया बाय वाटर, weeds and mud entering into the lungs. When the lungs alveoli are filled with water, they cannot exchange oxygen to and from the blood. तो क्या होता है, डूबने पर फेफड़ों में पानी भर जाता है, ठीक है, और घास फूस कीचड़ भी साथ साथ में भर जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, श्वसन मार्ग जो है आपका, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वो अवरोध हो जाता है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, एस्फेक्सिया हो जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ जब फेफड़ों में पानी भरेगा तो एल्वुलाई में जाके पानी भर जाएगा, एल्वुलाई पूरे पानी से भर जाएंगे, तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन रक्त में भेजना भी एल्वुलाई बंद कर देंगे, और साथ साथ में जो वो गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन को लेके जाते हैं, ब्लड में भेज देते हैं, और वहाँ से ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड आपको पिकअप करके वो एक्सेल कर देते हैं, वॉश आउट कर देते हैं उसको। तो ये दोनों काम फेफड़े आपके जो एल्वुलाई हैं वो सब करने में सक्षम नहीं होंगे, वो ये काम नहीं कर पाएंगे, तो उससे रिलेटेड फिर आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है, डिस्निया है, साइनोसिस है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को वहाँ पे मिलेंगी। इन केस ऑफ ड्राई ड्राउनिंग द वाटर नेवर रीच द लंग्स। एक टर्म आता है ड्राई ड्राउनिंग हम उस कंडीशन को बोलेंगे जब पानी फेफड़ों के अंदर नहीं जाता है, फेफड़ों के अंदर नहीं भरता है, तो इंस्टेड ब्रीदिंग इन वाटर कॉज द वोकल कॉर्ड स्पाज्म दैट शट ऑफ हिज एयरवे मेकिंग इट हार्ड टू ब्रीथ। एक्चुअली क्या होता है, इसके अलावा क्या होता है, जब देखिए फेफड़ों में पानी नहीं भर रहा है, ड्राई ड्राउनिंग, बट क्या हो रहा है कि आपने पानी में सांस ली, तो वहाँ पे क्या होगा, उसकी वजह से आपका जो वोकल कॉर्ड है उसमें स्पैज्म हो जाएगा, और वोकल कॉर्ड स्पैज्म होगा तो उसमें स्वेलिंग आ जाएगी और श्वास की नली बंद हो जाएगी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म हम यूज करते हैं ड्राई ड्राउनिंग बस इतना होता है कि वो पानी फेफड़ों के अंदर नहीं भरेगा, एल्वुलाई में पानी नहीं जाएगा, बजाय इसके कि वहाँ पे जो उस वोकल कॉर्ड है वो उसमें मरोड़ हो जाएगी, उसमें क्या होगा, स्पाज में चली जाएगी वोकल कॉर्ड, ठीक है, जकड़ जाएगी बुरी तरह से। सेकेंडरी ड्राउनिंग एक टर्म आता है जिसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। सेकेंडरी ड्राउनिंग हैपन डिफरेंटली। सेकेंडरी ड्राउनिंग में एक अलग ही तरह का मैकेनिज्म होता है, ये अक्सर किस में होता है, स्विमर ऑफन अपीयर फाइन इमीडिएटली आफ्टर स्विमिंग। इस तरीके की जो ड्राउनिंग है वो सेकेंडरी ड्राउनिंग किस में होती है, जो प्रोफेशनल स्विमर होते हैं, बट ओवर टाइम वाटर लेफ्ट इन द स्विमर्स लंग्स बिगिन टू कॉज एडीमा और स्वेलिंग। होता क्या है कि ये थोड़ी अलग तरह की रहती है, ये केस थोड़ा अलग तरह का रहेगा। इसमें क्या रहता है, जो तैराक हैं, तैरने वाले हैं, वो अक्सर तैरने के तत्काल पश्चात बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे कि हेल्दी हों, एकदम से स्वस्थ हों, बट परंतु कुछ समय के बाद क्या होगा, तैराक के फेफड़ों में पानी की वजह से थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग आने लगेगी और एडीमा होने लगेगा, जिससे उनको फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे कि डिस्निया है और ब्रीथलेसनेस है, साइनोसिस है, ये सारी चीज़ें उनको देखने को मिलेंगी। एक टर्म था ड्राई ड्राउनिंग, दूसरा टर्म था
सेकेंडरी ड्राउनिंग। सेकेंडरी ड्राउनिंग में बस हमें इतना ध्यान रखना है कि ये प्रोफेशनल जो स्विमर रहते हैं, ट्रेंड रहते हैं, तैराक जो रहते हैं, उनमें ये चीज देखने को मिलती है, गोताखोर जिनको हम कहते हैं। ठीक है, तो शुरुआत में उन्हें में क्या रहेगा, कोई लक्षण ऐसा दिखाई नहीं देगा कि इनको कोई डूबने से रिलेटेड, फेफड़ों में पानी भरने जैसी कोई समस्या इनको हुई है। उसमें सिर्फ ये लगेगा कि ये जो है एकदम से स्वस्थ हैं, बट थोड़ी देर बाद फेफड़ों में पानी की भरने से जो सिम्टम्स आपको जैसे एडिमा और स्वेलिंग देखने को मिलेगी, उसकी वजह से फिर उनको सांस लेने में परेशानी होगी। दूसरा टर्म था ड्राई ड्राउनिंग। ड्राई ड्राउनिंग बस इतनी सी चीज याद रखनी है कि इसमें फेफड़ों के अंदर पानी नहीं भरता है, बट पानी के अंदर सांस लेने की वजह से जो आपका वोकल कॉर्ड है उसमें जकड़न आ जाती है, उसमें स्पैज्म हो जाता है। ठीक है, इफ अ कैजुअलिटी हैज बीन मर्ज इन कोल्ड वाटर, अगर कोई कैजुअलिटी किसी कोल्ड वाटर में, ठंडे पानी में डूबती है, देयर इज ऑल्सो द डेंजर ऑफ हाइपोथर्मिया। एक्चुअली क्या होता है, यदि पीड़ित ठंडे पानी में डूबा है तो उससे क्या होगा, हाइपोथर्मिया हो जाएगा। अभी हाइपोथर्मिया क्या होता है, हाइपोथर्मिया होता है बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे अगर टेम्परेचर नीचे चला जाता है तो उसको क्या कहते हैं, हाइपोथर्मिया। बॉडी बहुत अधिक ठंडी हो जाती है, तो उससे बचाना यहाँ पे हमारा उद्देश्य रहता है अगर पेशेंट जो है पानी में डूबा हुआ है। ठीक है, इट इज इंपोर्टेंट टू कीप द विक्टिम वार्म। यहाँ पे हमारा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कैसे करके मरीज को गर्म रखेंगे, विक्टिम को हम गर्म रखेंगे। इफ द कैजुअलिटी वाज डाइविंग देयर कुड बी ट्रॉमा टू द हेड, नेक और स्पाइन। यह महत्वपूर्ण है कि पीड़ित के शरीर का तापमान हमें बरकरार रखना है, और यदि पीड़ित व्यक्ति डुबकी लगा रहा था तो सिर में, गर्दन में चोट पहुंची है या पहुंच सकती है। ठीक है, यदि पीड़ित व्यक्ति डुबकी लगा रहा था तो सिर, गर्दन और मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी में चोट पहुंच सकती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पेशेंट का किसी भी तरीके से टेम्परेचर मेंटेन करना है। अब हाइपोथर्मिया के लिए टेम्परेचर क्या रखा गया है, अगर बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है बॉडी का, थर्मामीटर से आप चेक करेंगे वहाँ पे आपको अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान मिलेगा तो हम उसको हाइपोथर्मिया की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, और अगर फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है तापमान बॉडी का, तो आप उसको हाइपोथर्मिया की कैटेगरी में रख सकते हैं। वहाँ पे हाइपोथर्मिया हुआ है, उसको एक जो गर्म रखने के उपाय हैं जैसे कि कंबल उड़ाना, उसकी गद्दियों को रब करना, आग जलाना, इस तरीके के आप वहाँ पे उपाय कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट डू आई सी एंड इंक्वायरी, हम क्या देखते हैं और क्या पूछते हैं। आ विक्टिम इज इन द वाटर एंड इज इन डिस्ट्रेस, पीड़ित व्यक्ति पानी के अंदर है और संकट में है, ये चीज हमने देखी। फिर क्या करेंगे, फॉलोइंग साइन ऑफ ड्राउनिंग में बी ऑब्जर्व्ड, ये कुछ डूबने के निम्नलिखित लक्षण हैं जो कि हम देखेंगे, जिसमें नो ब्रीदिंग, सबसे पहला क्या है, नो ब्रीदिंग, सांस नहीं चल रही है। दूसरा क्या है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड साइन ऑफ रेस्टलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और साथ साथ में बेचैनी भी प्रतीत हो रही है, बेचैनी सी भी लग रही है। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज, ब्रीदिंग का जो रेट है, ब्रीदिंग का रेट है रेस्पिरेटरी रेट जिसको आरआर कहते हैं, वो वहां पे बढ़ा हुआ रहेगा। तो आरआर जो है रेस्पिरेटरी रेट जिसको कहते हैं वो बढ़ जाएगा, मोर देन 30 भी हो सकता है, मोर देन 40 भी हो सकता है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी रेट इस तरीके से बढ़ जाएगा। और 12 से 20 तक, 12 से 18, 12 से 16, 12 से 20, 22, 24 तक नॉर्मल ही मानते हैं। ठीक है, तो इसके बाद द ब्रीथ गेट शॉर्टर, और समयांतराल है वो कम हो जाएगा। द ब्रीथ गेट शॉर्टर, जो आपकी सांस में जो गैप रहता है वो बहुत कम हो जाए। द वेन्स ऑफ द नेक बिकम सॉलन, गर्दन की जो नसें हैं, गर्दन की जो वेन्स हैं वो आपको सूजी हुई दिखाई देंगी, उनमें स्वेलिंग आपको दिखेगी। ठीक है, द फेस, लिप, नेल, फिंगर एंड टोज टर्न ब्लू, चेहरा, होंठ, नाखून, उंगलियां और पैरों की उंगलियां ये आपको कैसी दिखाई देंगी, नीली पड़ जाएंगी, इनका कलर हो जाएगा नीला, जिसको हम क्या कहते हैं, साइनोसिस कहते हैं। ठीक है, साइनोसिस मतलब आपकी उंगलियां, नोज टिप, होंठ, ये सारी चीजें आपकी नीली पड़ जाएंगी, नाखून,
नीले पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये साइनोसिस क्या दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हाइपोक्सिया हुआ है, ऑक्सीजन की इनसफिशियंसी हुई है टिश्यू के अंदर। इसके बाद द पल्स गेट फास्टर एंड जो आपका पल्स है वो फास्ट हो जाएगा और कमजोर भी पड़ जाएगी, कई बार डिसअपियर मिलेगी, कई बार बहुत कमजोर मिलेगी। इसके बाद वाटर में गस फ्रॉम द माउथ, और जो पानी आपको मुंह से निकलता हुआ दिखाई देगा, जैसे आप उसको लिटाएंगे फ्लोर पे तो आपको ऐसे लगेगा कि पानी मुंह से बाहर आ रहा है। इसके बाद दिस वाटर इज फ्रॉम द स्टमक एंड शुड बी लेफ्ट टू ड्रेन ऑफ इट्स ओन अकर्ड। डू नॉट अटेम्प्ट टू फोर्स द वाटर टू कम आउट ऑफ द स्टमक एज द विक्टिम मे बी इनहेल्ड इट। क्या होता है, अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा, आपने कई जगह देखा होगा, ऐसे चेस्ट कंप्रेशन देके या एब्डोमेन कंप्रेशन देके लोगों को पानी निकालते हुए दिखाया गया है। कई बार कि डूबते समय उसने उसका पानी निकाला, फेफड़ों का पानी निकाला या पेट का पानी निकाला। यह पानी पेट से बाहर आता है और इसमें अपनी गति से बाहर आने देना चाहिए, इस चीज को अपनी गति से बाहर आने देना चाहिए। इसके लिए हमें किसी तरह की जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, ना ही जबरदस्ती पानी निकालना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पीड़ित का जो पानी है वो उसके फेफड़ों में जा सकता है, वो उसको वापस निगल सकता है। पेट से जबरदस्ती पानी निकालने की कोशिश कतई ना करें, पीड़ित इसे फिर से निगल सकता है, वापस इसको इनहेल कर सकता है। ठीक है, उसको अपनी गति से बाहर आने दीजिए, वो अपने आप ही बाहर आएगा। इसके बाद व्हाट डू आई डू, हम क्या करते हैं। सेफ्टी फर्स्ट एंड कॉल फॉर हेल्प, जैसा कि हमने पिछली रेस्क्यू में देखा, पिछली जो तरीके थे बचाने के, फर्स्ट एड देने के, उसमें देखा सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सेफ्टी फर्स्ट एंड कॉल फॉर हेल्प, क्योंकि आप अकेले होंगे और अगर आप कूद जाएंगे तो कोई हेल्प के लिए नहीं रहेगा। मेक श्योर देयर इज नो डेंजर टू यू ऑफ ड्राउनिंग, आपको किसी तरह का कोई खतरा तो नहीं है, इस चीज से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाइए और सिक्योर हो जाइए कि आपको किसी तरह का कोई खतरा तो नहीं है। उत्सुकता में आपको तैरना नहीं आता और आप जाके कूद जाते हैं, छलांग लगा देते हैं, तो क्या होता है ऐसी स्थिति में कि पहले तो जो डूब रहा है वो अपने आप को बचाने के लिए जो रेस्क्यूअर है, जो बचाने गया है, उसके ऊपर चढ़ता है, उसको पकड़ लेता है बुरी तरह से। तो साथ साथ में तो कई बार ये भी देखा गया है कि वो साथ वाले को भी डुबा देता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको स्विमिंग आती है, आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको लगता है कि जो विक्टिम है वो आपसे हल्का है, दुबला पतला है और कमजोर है, तो आप जाके फिर उसको बचाने जाएं, वरना दो लोग जाएं या फिर कोई रस्सी फेंकें जिससे उसकी मदद हो जाए, कूदे ना। और अगर वहां पे कोई खड़ा है, आस्क अ बायस्टैंडर टू सीक हेल्प और टू अरेंज अर्जेंट ट्रांसपोर्ट टू द नियरेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी, और आसपास खड़े लोगों से कहें कि किसी भी तरीके से हम इसको बचा रहे हैं और आप जब तक इसके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करें, इसको अस्पताल ले जाने के लिए। ठीक है, इतना काम आप कह सकते हैं। ये काम आपको 5-10 सेकेंड में ही करना होता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, इसके बाद रिमूव द विक्टिम आउट ऑफ द वाटर, और किसी भी तरीके से व्यक्ति को पानी से बाहर निकालें। रिमूव पर्सन रैपिडली एंड सेफ्टी फ्रॉम द वाटर बट डू नॉट प्लेस योर सेल्फ इनटू एनी डेंजर बाई डूइंग सो, डूबते व्यक्ति को पानी से तत्काल एवं सुरक्षित रूप से बाहर निकालें, परंतु ऐसा करते समय आप अपने को खतरे में कतई न डालें। ठीक है, तो ये तरीका, इस तरीके से आप उसको पकड़ के बाहर ला सकते हैं। ट्राई टू थ्रो a rope or something that the drowning person can hold if he is still conscious and able to grasp the helpline, मतलब कहने का कि पीड़ित व्यक्ति के पास, आप डूबते हुए व्यक्ति के पास आप कोई रस्सी या फिर ऐसी कोई चीज जिसको वो होल्ड कर सकता है, जिसको वो पकड़ सकता है, उसको फेंक दें। जैसे कि इसमें देखिए कुछ नहीं था तो इसने एक लकड़ी की रॉड टाइप या लकड़ी ही उसने दी ताकि ये बंदा उसको पकड़ ले और इससे सहारे वापस आ जाए। अभी एक चीज यहाँ पे और समझनी कि ये काम तो आप उस कंडीशन में ही कर सकते हैं जब पेशेंट कॉन्शियस है, उस समय तक मरीज बेहोश नहीं हुआ है, उसकी स्थिति ऐसी है कि जो चीज आप उसके लिए हेल्प के लिए फेंक रहे हैं, जैसे कि रस्सी हो सकती है, रॉड हो सकती है, या फिर कोई और ऐसा आपको वहाँ पे चीज दिखती है तो आप फेंक रहे हैं, तो
उस स्थिति में वो पकड़ने की कंडीशन में हो, पता चले कि वो बेहोश हो चुका है, पूरा डूबने वाला है, वो आपको देख नहीं रहा है, उसके हाथ ही दिखाई दे रहे हैं, तब रस्सी फेंकने का कोई फायदा नहीं है। वंस द पर्सन हैज बीन रेस्क्यूड फ्रॉम द वाटर, डू नॉट ट्राई टू रिमूव वाटर फ्रॉम हिज लंग्स। बार बार ये चीज रिपीट हो रही है कि अगर आप पीड़ित व्यक्ति को पानी से बाहर निकालते हैं या तो ऐसी स्थिति में उसके फेफड़ों से पानी निकालने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। जो फिल्मों में आप लोग देखते हैं या फिर कहीं भी आप देखते हैं, वो चीज कतई मत करें, वो गलत तरीका है। What do I do if the victim is breathing? अभी देखिए, आपने रेस्क्यू किया, उसको बाहर निकाला रस्सी की मदद से या फिर कूद के उसकी सहायता की। इफ द पर्सन इज ब्रीथिंग, पुट हिम इन द रिकवरी पोजीशन, तुरंत उसको रिकवरी पोजीशन में लेके जाएंगे। एंड कवर हिम विथ अ ब्लैंकेट और कोट टू कीप हिम वार्म, और तुरंत के तुरंत उसको किसी कोट से या ब्लैंकेट से कवर करेंगे जिससे कि उसकी बॉडी गर्म रहे या फिर गर्म हो जाए, क्योंकि पानी में पड़ा रहेगा तो हाइपोथर्मिया तो होता ही है। अगर बहुत जल्दी ठंडा पानी है तो जल्दी हाइपोथर्मिया होगा, अगर पानी आपका नॉर्मल भी है तो धीरे धीरे हीट लॉस होने लगती है बॉडी की, बॉडी हाइपोथर्मिया में चली ही जाती है लंबे समय तक। देखिए कई बार तो बहुत ज़्यादा देर तक स्विमिंग करने से भी बॉडी हाइपोथर्मिया में चली जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ठंडे पानी में ही वो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे हीट कहीं ना कहीं आपकी लॉस हो रही है और गेन होने के लिए बॉडी फेल हो रही है, क्योंकि डिहाइड्रेशन भी होता है और साथ साथ चीज़ें होती हैं। क्योंकि जब वर्कआउट होता है तो पसीना भी आता है, वो आपको फील नहीं होता है, बॉडी तो आपकी कहीं ना कहीं वर्कआउट कर ही रही है, तो एनर्जी लॉस हो रही है। तो ये सारे कारण स्विमिंग में अक्सर ये हाइपोथर्मिया हो जाता है। जरूरी नहीं है कि पानी ठंडा ही हो। डू नॉट लीव द विक्टिम अलोन एंड कंटिन्यू टू ऑब्जर्व हिम, और इसके बाद उसको अकेला मत छोड़ें और उसको ऑब्जर्व करें कि उसको किसी तरह की कोई कठिनाई और परेशानी नहीं हो रही, और उससे पूछें आर यू ऑल राइट, हालचाल उसका पूछेंगे। इसके बाद व्हाट डू आई डू इफ द विक्टिम्स नॉट ब्रीदिंग और नॉट ब्रीदिंग नॉर्मली। यहाँ पे क्या है, एक तो ब्रीदिंग नहीं कर रहा है, साथ ही साथ अगर ब्रीदिंग कर भी रहा है तो ठीक से नहीं कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे। रिमूव एनी कॉज ऑफ सफोकेशन, इफ द पर्सन इज नॉट ऑन हिज बैक, टर्न हिम ऑन हिज बैक। सबसे पहले उसकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उससे हम लोग क्या करेंगे, सफोकेशन, किसी ऑब्स्टेकल को जो भी उसमें रुकावट डाल रहा है उसको हम वहां से निकालेंगे, उसको जो घुटन हो रही है उसको तुरंत क्लियर करेंगे। इसके बाद यदि पीड़ित व्यक्ति पेट के बल नहीं लेटा है, पीठ के बल नहीं लेटा है, तो तुरंत उसको पीठ के बल लिटा देंगे और नील डाउन बाय द साइड ऑफ द पर्सन, और घुटनों के बल उसके साइड में हम लोग झुककर बैठ जाएंगे, जैसे कि ये बैठा हुआ है, देखिए ये भी इसी तरह से बैठा हुआ है, ठीक है। और तुरंत के तुरंत क्या करेंगे, स्टार्ट सीपीआर, तुरंत सीपीआर स्टार्ट करेंगे। देखिए ये चेस्ट की पोजीशन देख लीजिए, यहाँ ग्रास्प देख लीजिए कैसे हैंड को ग्रास्प किया हुआ है, तो इस तरीके से सीपीआर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डू नॉट इंटरप्ट द रिसक्सिटेशन अंटिल, अब यहाँ पे हमें देखना है कब तक हम रिसक्सिटेशन को रोकते नहीं है, उसको बंद नहीं करते। जो सीपीआर आपने स्टार्ट किया वो कंटिन्यू चलेगा। द विक्टिम स्टार्ट टू वेकअप, मूव्स, ओपन आईज एंड ब्रीथ्स नॉर्मली। देखिए ये सारा का सारा जो प्रोसेस है सीपीआर का, वो तब तक चलने देना है जब तक मरीज वापस से अपनी आंखें नहीं खोल लेता है और हिलने डुलने नहीं लगता है और उसकी जो सांस है वो वापस नॉर्मल नहीं चलने लगती है, तब तक आप इस प्रोसेस को सीपीआर को कंटिन्यू करेंगे। और दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, हेल्प अराइव्स एंड टेक ओवर। जो ट्रेंड पर्सन है, जैसे मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, एम्बुलेंस है, वहां पे पहुंच जाती है और वो लोग सिचुएशन को कहीं ना कहीं हैंडल कर लेते हैं, तब तक आप कंटिन्यू रखेंगे। जैसे ही वो लोग पहुंचेंगे और उसको टेक ओवर करेंगे तब तक आप जो है सीपीआर को कंटिन्यू रखेंगे। इसके बाद इफ द ब्रीथिंग स्टार्ट अगेन, कवर द विक्टिम, और जैसे ही उसकी सांस बाहर से वापस चलने लगती है, दोबारा से सांस लेने लगता है, ठीक हो जाता है, तो क्या करना है, कवर द विक्टिम विथ अ ब्लैंकेट और कोट टू कीप हिम वार्म। उसको गर्म रखने के लिए कोट से और ब्लैंकेट से हम लोग क्या करेंगे, तुरंत के तुरंत कवर करेंगे। अरेंज अर्जेंट ट्रांसपोर्ट टू आ हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल के लिए तुरंत उसके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करेंगे, जैसे कि एम्बुलेंस है, कार है, इस तरीके से, ठीक है। Do not leave the victim alone and continue to observe him.
उस पर नजर रखें और उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इफ द ब्रीथिंग स्टॉप अगेन और रीस्टार्ट सीपीआर, और किसी कारणवश आपने ये सारा प्रोसेस किया और ब्रीदिंग वापस से रुक गई है, सांस उसकी वापस से रुक गई है, तो तुरंत सीपीआर रीस्टार्ट करें, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ड्राउनिंग था, ठीक है। अब ड्राउनिंग के बाद इसमें एक चीज का और ध्यान रखते हैं कि जो सफोकेशन हो रहा है तो उसकी जैसे पानी में क्या है, घास फूस है, काई है, या फिर और कोई पौधे जो जलीय पौधे हैं वो सब क्या है, उनकी जड़ वड़ है, वो सब श्वास नली में चली जाती है जब डूबता है पेशेंट। तो वो ऑब्स्ट्रक्शन को आपको क्लियर कर लेना है, उसको एकदम से हटा लेना है, साफ कर लेना है। जैसे कि एयरवे क्लियरेंस के अभी पिछली क्लासेस में हम लोगों ने मेथड जो है डिस्कस किए हैं, कैसे हम एयरवे को क्लियर करें। हैंगिंग एंड स्ट्रेंगुलेशन, दो तरह की कंडीशन होती है, हैंगिंग और स्ट्रेंगुलेशन। हैंगिंग एक्चुअली क्या होती है, जो हम फांसी, या तो कोई विक्टिम फांसी लगाता है, सुसाइड अटेम्प्ट करता है, तो फांसी लगा के करता है, हैंग लटक जाता है। अब या फिर कोई किसी का गला घोंट देता है। स्ट्रेंगुलेशन मतलब गला घोंटना, ठीक है। फांसी लगाना मतलब किसी को हैंग करना, रस्सी के द्वारा किसी को हैंग करना, ठीक है। अब इसमें फॉरेंसिक वाले इसको कैसे पहचान लेते हैं, रस्सी से लगाया हुआ है या फिर ये इसको यहाँ पे किसी ने गला घोंटा है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ दो चीजें समझनी है। स्ट्रेंगुलेशन मतलब गला दबाना, अब आप उसको ऐसे रस्सी से दबा रहे हैं, या फिर अपने हाथों से दबा रहे हैं, या फिर किसी कपड़े से दबा रहे हैं, या फिर दुपट्टे से, गमछे से आप किसी के गले को रौंद रहे हैं, ठीक है। या फिर आपने किसी कोई गले में कोई रस्सी बांध के उसको लटका दिया। दोनों ही मैकेनिज्म अलग हैं लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हैं। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन दोनों में ही हो रहा है पर मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रेंगुलेशन को हम लोग देख लेते हैं। स्ट्रेंगुलेशन में देखिए यहाँ पे इस तरीके से गले को दबा रहा है। द एयरवे इज स्क्यूज्ड if pressure is exerted on the outside of the neck and by such act the flow of air into the lungs is cut off। यदि गर्दन पर बाहर से दबाव डाला जाता है तो श्वास नली सिकुड़ जाती है, ठीक है, स्क्यूज हो जाती है, और ऐसा करने से फेफड़ों तक हवा जाना एकदम से बंद हो जाता है। अब हवा जाना फेफड़ों तक बंद हो जाएगी तो फेफड़े ऑक्सीजन को आगे नहीं भेज पाएंगे, और आगे नहीं भेजेंगे तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और कुछ देर में आपकी मौत हो जाएगी, कुछ देर में विक्टिम की मौत हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक कारण हो सकता है, ठीक है। दूसरा, स्ट्रेंगुलेशन इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्क्वीजिंग अराउंड द नेक और थ्रोट, ठीक है। तो वही बात है कि स्ट्रेंगुलेशन क्या है, एक तरीके से गले को बहुत बुरी तरीके से दबाना, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना, गला दबने का आशय गले या गर्दन का संकुचित होना या फिर बुरी तरह से सिकुड़ना। हैंगिंग इज द suspension of the body by a nose around the neck। Hanging or strangulation may occur accidentally, for example by ties or clothing become in catch in machinery। किसी भी तरीके से मशीन में फंसना, या फिर टाई, या फिर किसी भी मशीन के अंदर आ जाना, आपने गमछा पहना हुआ है, ओढ़ा हुआ है, तो वो किसी तरीके से मशीन में फंसा एक्सीडेंटली और फिर एकदम से वो स्ट्रेंगुलेशन हो गया और हैंगिंग हो गई, ठीक है। तो ये एक्सीडेंटली भी कई बार हो सकता है और कई बार ये लोग कमिट करते हैं, अपने आप से ट्राई करते हैं, ठीक है, सुसाइड में इसको यूज करते हैं। व्हाट डू आई डू, अब हम क्या करते हैं। अब इसमें एक थोड़ी सी चीज समझ लेंगे, फांसी लगने से गर्दन टूट जा सकती है, ठीक है। इस कारण से पीड़ित व्यक्ति की देखभाल अत्यधिक सावधानीपूर्ण की जानी चाहिए, ठीक है। अक्सर फांसी लगने से क्या है, गर्दन की हड्डी टूट जाती है, एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट्स जो है डिसलोकेट हो जाता है या एकदम से अलग भी हो जाता है, ओडोंट प्रोसेस का फ्रैक्चर हो जाता है जिसकी वजह से पेशेंट की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो जैसे ही फॉरेंसिक की टीम पहुंचती है, सबसे पहले वो नेक के एक्सरे में गर्दन के टूटने का वहाँ पे उनको सीन दिखाई देता है, तो समझ जाते हैं कि ये फांसी उन लोगों ने किसी ने लगाई है कि पेशेंट ने खुद कमिट की है, ठीक है। तो ये उनको देखने तुरंत ही वो लोग समझ जाते हैं। दूसरा, रौंदने की स्थिति में इनका मार्क का भी इशू रहता है, एक में वी शेप मार्क होता है, दूसरे में राउंडेड मार्क होता है, ओवल शेप, ठीक है। तो वो तो भी उससे ये क्लियर हो जाता है कि स्ट्रेंगुलेशन था या हैंगिंग थी, ठीक है।
तो आप सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। क्विकली रिमूव एनी कॉन्स्ट्रक्शन फ्रॉम अराउंड द कैजुअलिटीज नेक। गले में किसी भी तरह का कॉन्स्ट्रक्शन था जिसकी वजह से गला दबा हुआ था, रोंद रहा था, तो सबसे पहले हम लोग जितने जल्दी हो सके उसको हटा देंगे पूरी तरीके से, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इफ द कैजुअलिटी इज हैंगिंग, इफ द कैजुअलिटी इज हैंगिंग सपोर्ट द बॉडी व्हाइल यू रिलीव द कॉन्स्ट्रक्शन। क्या करना होता है, जैसे ही आप देखें कि कोई लटका हुआ है तो सबसे पहले आप क्या करें कि उसको पीछे से पकड़ के, उसके पैरों से पकड़ के उसको उठा लें, उसको थोड़ा सा लिफ्ट करें। लिफ्ट करने से क्या होगा, उस पर जो दबाव बन रहा है, कॉन्स्ट्रक्शन जो बन रहा है वो थोड़ा सा कम होगा। बी अवेयर दैट द बॉडी विल बी वेरी हैवी इफ ही इज अनकॉन्शियस। हमें इस चीज़ से बिल्कुल सतर्क हो जाना है और समझ जाना है कि अगर बॉडी हमें बहुत भारी प्रतीत होती है, बहुत वजन लगता है, तो हम ये समझ जाएंगे कि ये पेशेंट अनकॉन्शियस है। अब मरा हुआ है या जिंदा है ये देखने के लिए उसको नीचे उतारना पड़ेगा, लेकिन इससे ये आइडिया लगाया जा सकता है कि बॉडी भारी है तो कहीं ना कहीं ये बेहोश हो चुका है, ठीक है। इसके बाद इफ कॉन्शियस हेल्प द कैजुअलिटी टू लाई डाउन while you support his head and neck। अगर आपको लगेगा कि कॉन्शियस है तो तुरंत आप उसको उतारें और नीचे लेटाएं, उसकी गर्दन को सपोर्ट करें, क्योंकि गर्दन में चोट हो सकती है, गर्दन में फ्रैक्चर भी हो सकता है। और कई बार बहुत जल्दी अगर आप एक्शन ले लेते हैं, तुरंत पहुंच जाते हैं किसी को देख के, तो उसकी जान बच सकती है। कई बार देखा गया है फ्रैक्चर भी नहीं हो पाता है, गर्दन में फ्रैक्चर नहीं होता है, थोड़ा सा मसल्स पेन हो जाता है, आसपास निशान बन जाते हैं, ब्रूजिंग और ये थोड़ा सा एब्रेशन लेसरेशन टाइप कुछ हो जाता है। बस अगर आप बहुत जल्दी एक्शन लेंगे और पहुंच जाएंगे तो, और पर्सन को तुरंत ही उतार के ग्राउंड पे लिटा देंगे, नीचे लिटाएंगे। नीचे लिटाने के बाद क्या करेंगे, इमरजेंसी कॉल करेंगे, 108 डायल करेंगे। इवन इफ हिज अपीयर टू रिकवर फुली, इमरजेंसी के लिए कॉल करेंगे। और इवन इफ ही अपीयर टू रिकवर फुली मॉनिटर एंड रिकॉर्ड हिज वाइटल साइंस, लेवल ऑफ रिस्पॉन्स, ब्रीदिंग एंड पल्स अंटिल हेल्प अराइव्स। अभी आपने किसी को उतारा, वो कॉन्शियस था और किसी तरीके से आपने देखा कि वो फुली रिकवर हो गया, बात कर रहा है और ज़्यादा उसे कोई तकलीफ नहीं है, तो उस स्थिति में आप उसके वाइटल्स को मॉनिटर करेंगे। उसमें हम पल्स देखेंगे, टेम्परेचर भी देख सकते हैं, उसमें उसकी हार्ट रेट भी देख सकते हैं, ठीक है, और उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी देख सकते हैं, और उस पर एकदम से नज़र रखेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे साइन देखेंगे, तब तक ऑब्जर्व करेंगे जब तक वहाँ पे किसी तरह की प्रोफेशनल हेल्प नहीं पहुँच जाती है, ठीक है, जैसे कि एम्बुलेंस या फिर और पैरामेडिकल की टीम, ठीक। व्हाट डू आई डू इफ़ द विक्टिम इज़ ब्रीदिंग। और क्या करेंगे जब कि पेशेंट सांस ले रहा है और उसकी सांस चल रही है। इफ़ द पर्सन इज ब्रीदिंग पुट हिम इन द रिकवरी पोजिशन एंड cover him with a blanket or coat to keep him warm. Do not leave the victim alone and continue to observe him. इसके बाद सावधानियां क्या क्या हमें रखनी है। ये देखिए मार्क्स यहाँ पे देख लीजिए, ये इस तरीके का जो मार्क है ये स्ट्रेंगुलेशन का मार्क है, ये इस तरीके से राउंड शेप में आया, और ये भी से जो मार्क रहेगा ये ऑक्सीपिटल रीजन पीछे तक जाएगा। तो ये जो है कहीं ना कहीं मार्क जो है हैंगिंग का रहेगा, क्योंकि लटकी थी बॉडी तो अपने आप ही वो वी शेप बन जाता है, ठीक है, जैसे ही लटकती है। और जो कोई गला घोंटता है तो ऐसे राउंड शेप बनता है, ठीक है। तो सावधानियों में सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है, डू नॉट मूव द कैजुअलिटी अननेसेसरली इन द केस ऑफ स्पाइनल इंजरी। देखिए वहाँ पे क्या है, स्पाइन इंजरी तो अपने आप ही हम समझ जाएंगे कि स्पाइन इंजरी तो हो सकती है, अगर कोई हैंग किया, लटका, तो 50 से 60% चांसेस रहते हैं कि उसकी सर्वाइकल फ्रैक्चर हुई है, ठीक है। इसके बाद वंस यू हैव रिमूव एनी कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेव इट फॉर द पुलिस हु मे नीड इट एज एविडेंस।
और दूसरी खास बात वहाँ पे ये है कि कोई भी आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे रस्सी थी या फिर कोई गमछा था, किसी तार था, किसी भी तरह की कोई चीज़ थी जिससे उसने फांसी लगाने की कोशिश करी या गले को किसी ने रौंदने की कोशिश करी, तो उस मटेरियल को आप सेव इट फॉर द पुलिस, उस मटेरियल को आप रखेंगे किसके लिए? पुलिस के लिए, ताकि वो लोग इस चीज़ को एविडेंस के रूप में यूज कर सकें। आप उसको फेंकेंगे नहीं, ठीक है? उस एविडेंस से या वहाँ की आसपास की चीज़ों से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है? इफ़ द कैजुअलिटी इज अनकॉन्शियस लुक फॉर नॉर्मल ब्रीदिंग एंड इफ नॉट बिगिन CPR विथ कंप्रेशन, ठीक है? तो क्या करेंगे, अगर कोई अनकॉन्शियस है और सांस नहीं ले रहा है, नॉर्मल सांस नहीं ले रहा, तो तुरंत CPR स्टार्ट देंगे, ब्रीदिंग के साथ साथ चेस्ट कंप्रेशन भी हम उसको देंगे। इसके बाद रिकॉग्निशन कैसे करना है, रिकॉग्नाइज कैसे करना है सिचुएशन को? कंस्ट्रक्शन आर्टिकल अराउंड द नेक, मार्क अराउंड द कैजुअलिटी नेक, रैपिड डिफिकल्ट ब्रीदिंग, इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, ग्रे ब्लू स्किन जैसे कि साइनोसिस। ग्रे ब्लूइश स्किन आपको अगर देखेगी तो उसको हम क्या कहते हैं? साइनोसिस कहते हैं। तो देखिए मार्क आपको वहाँ पे दिख रहे हैं और पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है, सांस ले रहा है या फिर उसके गले में कुछ फंसा हुआ है, तो आप वहाँ पे तुरंत समझ जाएंगे कि इसने हैंगिंग जो है की हुई है या फिर इसने हैंगिंग करने की कोशिश करी है, हैंग करने की खुद को। ये सारी चीज़ों को देख के आप तुरंत पहचान सकते हैं कहीं ना कहीं इसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हुई है और किसी ने इसके गले को दबाने की कोशिश की हुई है, ठीक है? कंजेशन ऑफ द फेस विथ प्रोमिनेंट वेन्स मे हैव टाइनी रेड स्पॉट ऑन द फेस और आईलिड्स और रेड एरिया इन द वाइट ऑफ द आईज, ठीक है? तो यहाँ पे अभी जैसे कि सारी बातें हम कर चुके हैं कि बहुत ज़्यादा उसके जो है फेस पे लालामी रहेगी और साथ साथ में उसकी नसें एकदम से चौड़ी फूली हुई नज़र आएंगी। तो इन सब चीज़ों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसको किसी तरह का कोई रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। उसकी ये गर्दन की नसें देखिए इस तरीके से पूरी फूली हुई मिलेंगी, सूजी हुई मिलेंगी, ठीक है? प्रोमिनेंट उभरी हुई एकदम से दिखेंगी, ठीक है? और आँखों के नीचे रेड रेड रहेगा। What do I do if the victim is no breathing or not breathing normally? अगर कोई नॉर्मल ब्रीद नहीं कर रहा है तो और बिल्कुल भी ब्रीद नहीं कर रहा है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? रिमूव एनी कॉज ऑफ सफोकेशन बट डू नॉट प्लेस योर सेल्फ इनटू एनी डेंजर डूइंग सो। मतलब कहने का आपको सफोकेशन को हटाना है, गले में कुछ फंसा हुआ है, किसी तरह का कुछ इश्यू है तो आपको उसको तुरंत हटाना है, बट खुद को डेंजर में, खुद को खतरे में नहीं डालना है, खुद को परेशानी में नहीं डालना है, ठीक है? इफ़ द पर्सन इज नॉट ऑन हिज बैक टर्न हिम ऑन हिज बैक। अगर कोई व्यक्ति अपने पीठ के बल नहीं लेटा है तो तुरंत उसको पीठ के बल लेटाएंगे। नील डाउन बाय द साइड ऑफ द पेशेंट, तो उसके साइड में इस तरीके से घुटनों के बल बैठ जाएं, ठीक है? और स्टार्ट करें क्या? CPR विथ ब्रीदिंग। तो इस तरीके से ब्रीदिंग होगी माउथ टू माउथ और इस तरीके से CPR दिया जाएगा, ठीक है? चेस्ट कंप्रेशन दिया जाएगा। 30 टाइम चेस्ट कंप्रेशन हो दिया जाएगा, इसके बाद 2 टाइम ब्रीथिंग, ठीक है? ब्रीथ का तरीका पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है? कैसे ब्रीथ करना है, ठीक है? कैसे चेस्ट CPR करना है। डू नॉट इंटरप्ट द रिसक्सिटेशन अंटिल। CPR कब तक हमें करना है? इसके लिए क्या है? वही चीज़ है जब तक कि द विक्टिम स्टार्ट टू वेक अप, मूव्स, ओपन्स आई एंड ब्रीथ नॉर्मली। जब तक कि वो आँख नहीं खोल देता है, हाथ पैर नहीं हिलाता है और उसका कुछ मोटर रिस्पॉन्स आपको दिखाई नहीं देता है, तब तक आप उसको कंटिन्यू करिए। आपको लगेगा कि ये कॉन्शियस हो गया है, आंखें खोल दी हैं और ये बहुत अच्छे से नॉर्मली सांस ले रहा है, तो आप बंद भी कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या रहेगा? मेडिकल या हेल्प वहाँ पे पहुँच जाएगी, वो लोग आपकी जो सिचुएशन वहाँ पे हुई है उसको संभाल लेंगे, तो फिर आप CPR रोक सकते हैं। वो लोग अगर हैंडल मतलब टेक ओवर कर लेंगे तो फिर आप वहाँ पे रोक सकते हैं, ठीक है? जब तक वो लोग नहीं पहुँचेंगे तब तक आप नहीं रोकेंगे। ऐसे नहीं कि दूर से देख के आप उनको रोक दिए कि अरे पहुँच गए, कंटिन्यू करना है। वो आके सिचुएशन को संभालेंगे और आपको रिलीव करेंगे, ठीक है? क्योंकि इतना समय नहीं होता है। इफ द ब्रीथिंग स्टार्ट अगेन
कवर द विक्टिम टू कीप हिम वार्म, उसको कवर करेंगे। अरेंज अर्जेंट ट्रांसपोर्ट टू अ हॉस्पिटल, उसके लिए हॉस्पिटल ले जाने के लिए किसी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करेंगे, वाहन की व्यवस्था करेंगे। डू नॉट लीव द विक्टिम अलोन एंड कंटिन्यू टू ऑब्जर्व हिम, उस पर नज़र रखेंगे, किसी भी परिस्थिति में उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे। इफ़ द ब्रीथ स्टॉप अगेन, तो वापस रीस्टार्ट करेंगे क्या, सीपीआर, सीपीआर को रीस्टार्ट करेंगे किसी भी परिस्थिति में अगर वापस से उसकी सांस फूलने लगी है या फिर सांस रुक गई है, ठीक है। और इन सब प्रोसेस को करते समय अपने हाइजीन का विशेष ध्यान रखेंगे, अपने हाथों को साफ करेंगे, धोएंगे साबुन से, पानी से, और सैनिटाइज़र हो तो सैनिटाइज़र से भी आप अपने हाथों को साफ कर सकते हैं। जब आपको लग रहा है कि हाथों में आपके कोई गंदी चीज़ नहीं लगी है, जैसे कि ब्लड, धूल या फिर पेशेंट का कोई बॉडी फ्लूइड, ठीक है, तो आप अपने हाथों को वहाँ पे क्या करेंगे, क्लीन करेंगे अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र से, ठीक है। डू नॉट वेट फॉर द पुलिस टू अराइव बट गिव फर्स्ट एड इमीडिएटली, किसी भी स्थिति में हम पुलिस के आने का इंतजार नहीं करेंगे, उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे क्योंकि उसकी जान चली जाएगी, ठीक है। और दूसरी एक खास बात और हमें ध्यान रखने योग्य है, डू नॉट इंटरफेयर और डिस्ट्रॉय एनी मटेरियल और एविडेंसेस, किसी भी तरह का कोई मटेरियल वहाँ पे आप देखते हैं, संदिग्ध चीज़ वहाँ पे देखते हैं, तो उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे और आप उसको किसी तरह की उससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। व्हेन टू रिपेयर अ विक्टिम ऑफ स्ट्रैंगुलेशन और हैंगिंग टू अ हेल्थ केयर फैसिलिटी, ऑलवेज अर्जेंटली ट्रांसपोर्ट विक्टिम ऑफ अ स्ट्रैंगुलेशन और हैंगिंग टू अ हेल्थ केयर फैसिलिटी, बहुत ही तत्काल हमें उसको अस्पताल ले जाना है और उसकी मदद करनी है। तुरंत से तुरंत आप उसको हॉस्पिटल भेजेंगे। इसके बाद इसमें हम लोगों ने हैंगिंग देखा, स्ट्रैंगुलेशन देखा। इसके बाद एक दूसरी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है जो कि बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो उसमें आता है चोकिंग। चोकिंग का क्या मतलब है, चोकिंग का मतलब क्या है, किसी तरीके की कोई चीज़ गले में फंस जाना जिससे कि घुटन पैदा होना। अक्सर बच्चों में ये चीज़ कब होती है, जब बच्चे खाना खा रहे होते हैं या किसी चीज़ से खेल रहे होते हैं, जैसे कंची वगैरह है या फिर कोई और जो सिक्के हैं, कॉइन हैं, उनको यूज कर रहे थे बच्चे और उसको निगल गए और निगल के वो ईसोफेगस में ना जाके ट्रेकिया में चला जाएगा। फेरिंग्स के थ्रू ईसोफेगस मतलब आहार नाल में ना जाके श्वास की नली में जाके फंस जाएगा, ठीक है, क्योंकि श्वास की नली का डायमीटर उतना नहीं होता है कि कोई चीज वहां से इजीली पास हो जाए, ठीक है। तो चोकिंग में व्हेन अ पर्सन इज हैविंग सीवियर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग बिकॉज ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे और लैक ऑफ एयर, ही इज चोकिंग। चोकिंग हम किस चीज को कह सकते हैं, जब किसी व्यक्ति को श्वास की नली में किसी भी तरह का अवरोध है, रुकावट है या हवा की कमी के कारण सांस लेने में बहुत गंभीर परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं वो उसका दम घुट रहा है या फिर वो चोक हो गया है, चोक कर गया है, ठीक है। कफिंग इज द नेचुरल वे ऑफ क्लियरिंग द एयरवे व्हेन द पर्सन एक्सपीरियंसेस माइल्ड चोकिंग, if it is also a sign that he still get air through the windpipe। अब यहाँ पे एक खास बात ये है कि देखिए कफिंग क्या है, एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है जो कि एयरवे को क्लियर करने में हमारी मदद करता है। अगर बहुत हल्का सा कुछ चीज़ फंसी हुई है, जैसे कि कोई वॉमिटस है, खाने का कोई थोड़ा सा टुकड़ा है जो कि जाके वहाँ पे फंस गया, तो एकदम से खांसी आएगी, तुरंत सारा खाना बाहर आ जाएगा या जो आपके मुंह में था वो बाहर आ जाएगा और सारा का सारा आप उस निकाल देंगे। कई बार तो लोगों को उल्टी भी आ जाती, इतनी जोर का कफ रिफ्लेक्स आता है। तो वो क्या है, बचाव का एक जरिया है जिसके माध्यम से आपके जो एयरवे हैं उनकी देखभाल होती है, उनका रखरखाव होता है। अगर कफ रिफ्लेक्स अच्छा है तो सबसे पहले कफ रिफ्लेक्स नेचुरली आपकी बॉडी को बचाएगा। कैसे, एकदम से झटके के थ्रू सारा कुछ निकल जाएगा। और ये इस चीज़ का भी साइन है कि आपका जो एयरवे है वो किसी भी तरह से ब्लॉक नहीं है, थोड़ा क्लियर है और उसकी सांस की नली से होकर हवा का आवागमन अभी भी हो रहा है।
अगर वो कफ कर रहा है तो सबसे पहला कफ। दूसरा, सीवियर चोकिंग हैपन when the foreign object or a local swelling block the airway. This is a life threatening emergency. सीवियर चोकिंग बहुत डेंजरस है, जिससे जान भी जा सकती है, जो कि तब होती है जब लोकल स्वेलिंग, एडीमा हो जाता है किसी भी तरह से, ट्रेकिया में बहुत ज़्यादा एडीमा हो गया, स्वेलिंग हो गई, तो उसका जो डायमीटर है वो एकदम नैरो हो जाएगा। जैसे कई बार आपने देखा होगा आंख में चोट लगने से आंख एकदम से स्वेलिंग आंख में आ जाती है, स्वॉलन हो जाती है और पूरा का पूरा आंख स्वेलिंग की वजह से बंद हो जाता है। आप चाह के भी उसको खोल नहीं सकते, उसमें इतना टेंशन डेवलप हो जाती है कि उसमें किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं रहती है खोलने की। ठीक इसी तरीके से जो श्वास की नली में भी अगर स्वेलिंग आ जाएगी तो उसका जो डायमीटर है वो एकदम से नैरो हो जाएगा और वहाँ पे सांस क्या बिल्कुल भी एयर पास नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो भी आप चोक हो सकते हैं। दूसरा, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स, जैसे कि अभी मैंने बताया खाने का कोई चीज़ है, खेलते समय बच्चे अक्सर जो है कंची और सिक्के वगैरह खा जाते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ आपके गले में अटक जाती है। बड़े लोगों में क्या होता है, जो आर्टिफिशियल दांत होता है, जो डेंचर होता है, कई बार खा रहे हैं तो उसी समय वो खाते समय अटक गया, या फिर किसी ने पंच मारा, या फिर खुद का ही दांत एक्सीडेंट के दौरान कई बार टूट के जाके श्वास नली में फंस जाता है, तो ऐसी इमरजेंसी कभी भी बन सकती है। ठीक है, मटर के दाने हैं, चने के दाने हैं, इस तरीके की चीज़ें भी बच्चों में फंस सकती हैं। इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन ऑफन चोक आफ्टर swallowing नॉन एडिबल ऑब्जेक्ट सच एज कॉइन, मार्बल्स, सीड्स, बटन्स और स्मॉल टॉय, छोटे खिलौने, बटन, बीज, जैसे कि अभी बताया, ये सारी चीज़ें बच्चों में और छोटे बच्चों में, जो इन्फेंट हैं 1 साल से कम के बच्चे और फिर 1 साल से 14 साल तक के बच्चों में इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। मोस्ट अडल्ट केस ऑफ चोकिंग अकर वाइल ईटिंग, अक्सर जो चोकिंग के केस अडल्ट में देखने को मिलते हैं वो खाने के दौरान देखने को मिलते हैं, जब कोई व्यक्ति खाना खा रहा होता है। सिंस चोकिंग ऑफन अकर वाइल ईटिंग, there are usually people present near the casualty. This means there is a good chance that someone will be able to give help quickly. देखिए, जब कोई खाना खा रहा होता है तो अक्सर ये स्थिति बनती है कि कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति उसके आसपास होगा। वयस्कों में दम घुटने के अधिकतर मामले खाना खाते वक्त होते हैं। खाते वक्त अक्सर लोगों का गला अवरुद्ध हो जाता है। इस समय कई लोग पीड़ित व्यक्ति के आसपास होते हैं, क्योंकि घर पे ही लोग खाना खा रहे होते हैं, वहाँ पे लोग हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी सहायता हो सकती है। इसका आशय यह है कि इस बात की पूरी संभावना होती है कि कोई ना कोई आपकी हेल्प तुरंत करेगा। ठीक है, तो जितने जल्दी हेल्प हो जाएगी उतना आपको नुकसान कम हो पाएगा, आपकी स्थिति उतनी कम बिगड़ेगी। ठीक है, तो सब ये चीज़ समझ में आई। बच्चों में किस तरीके से होता है, बड़ों में किस तरीके से होता है। इसके बाद सबसे पहले हमें पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, आस्क द कैजुअलिटी आर यू चोकिंग। कैजुअलिटी से हमें पूछना है आर यू चोकिंग, तो वो हाँ ना का जवाब देगा। हाँ ना का जवाब देगा, आवाज नहीं निकलेगी तो निकालने की कोशिश करेगा। अगर वो निकालने की कोशिश करता है, हाँ और ना का जवाब देता है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि माइल्ड ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, बहुत ज़्यादा रुकावट नहीं है। वहाँ पे वो खांसी करके उसको ठीक कर सकता है। उसको खांसी करने के लिए स्टिमुलेट करें, मोटिवेट करें। कैजुअलिटी एबल टू स्पीक, कफ एंड ब्रीथ। तो ये सारी चीज़ें कब देखने को मिलेंगी, माइल्ड ऑब्स्ट्रक्शन में। कैजुअलिटी ईजिली बात कर सकती है और कफ भी कर सकती है और सांस भी ले सकती है। ठीक है, तो आप उसको बोलेंगे कि सांस लो, कफ करो, तो वो करेगा और ऑब्स्ट्रक्शन को बाहर निकाल देगा। बट सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होगा, कैजुअलिटी अनेबल टू स्पीक, कफ और ब्रीथ तीनों काम नहीं कर पाएगी। कैजुअलिटी क्या नहीं कर पाएगी, एक तो बात भी नहीं कर पाएगी, दूसरा सांस भी नहीं ले पाएगी और कफ भी नहीं कर पाएगी। जो विक्टिम है वो कफ भी नहीं कर पाएगा, सांस भी नहीं ले पाएगा और बात भी नहीं कर पाएगा। इस चीज से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बुरी तरीके से
फंसा हुआ है उसके गले में कुछ, ठीक है, विथ इवेंचुअल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और कई बार ज़्यादा समय जैसे गुजरेगा वो तुरंत बेहोशी उसको छाने लगेगी, क्योंकि सांस उसके शरीर में नहीं जा रही, ऑक्सीजन की इनसफिशियंसी हो रही, हाइपोक्सिया हो रहा, तो फिर वहाँ पे उसको जो है अनकॉन्शियस बेहोशी छाने लगी, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों में माइल्ड का समझ में आ गया, माइल्ड ऑब्स्ट्रक्शन में वो चोक तो रहेगा बट स्पीक बात भी करेगा, खांसी भी करेगा और सांस भी चल रही होती है थोड़ी थोड़ी। सीवियर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है, ठीक है। अब सावधानी क्या क्या रखनी है वहाँ पे, इफ एट एनी स्टेज द कैजुअलिटी लॉस कॉन्शियसनेस एंड इज नॉट ब्रीदिंग, बिगिन CPR विथ चेस्ट कंप्रेशन टू ट्राई टू रिलीव द ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। अगर किसी भी तरीके से आपको लग रहा है कि ऑब्स्ट्रक्शन में है तो तुरंत के तुरंत CPR स्टार्ट करना है और उसको बचाने की कोशिश करनी है, और गले में अगर कुछ फंसा है तो उसको निकालने की कोशिश करनी है जब वह आपको दिख रहा है। फालतू में हाथ बिना दिखे आप हाथ नहीं डालेंगे, क्योंकि वो चीज़ और अंदर जा सकती है, ठीक है। एनी कैजुअलिटी हु हैज बीन गिवन एब्डोमिनल थ्रस्ट मस्ट सीक मेडिकल एडवाइस। दूसरा, योर आर्म्स टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन, टू अरेंज अर्जेंट रिमूवल ऑफ द हॉस्पिटल इफ नेसेसरी। मतलब आपके हाथों से आपको क्या करना है, उस योर एम्स टू रिमूव द ऑब्स्ट्रक्शन, गले में कुछ फंसा है उसको सबसे पहले हटाएंगे। दूसरा, टू अरेंज अर्जेंट रिमूवल टू द हॉस्पिटल इफ नेसेसरी, और तुरंत उसको हॉस्पिटल जाने के लिए वहाँ से निकालें और हॉस्पिटल ले जाएं अगर ज़रूरी है तो। इसके बाद, व्हाट डू आई सी एंड इंक्वायरी, हम क्या देखते हैं और क्या पूछते हैं। व्हेन अ पर्सन इज चोकिंग यू मे ऑब्जर्व द फॉलोइंग, अगर कोई व्यक्ति चोकिंग की पोजीशन में है, चोक है, तो सबसे पहले ये पोजीशन बनेगा, वो गले को पकड़ेगा। तुरंत आपको ऐसा देखना है कि किसी ने गले को पकड़ा है, तो आधी चीज़ तो आप वहीं पे समझ जाएंगे कि ये किसी तरीके से चोक हुआ है, कहीं ना कहीं इसको चोकिंग हुई है, ठीक है। द पर्सन हैज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है। ही ट्राई टू कप समथिंग आउट बट इट डज नॉट हेल्प, पीड़ित खांसकर कोई चीज बाहर निकालना चाहता है परंतु ऐसा कर नहीं पाता है, वो ट्राई कर रहा होता है पर ऐसा नहीं कर पाता है, ठीक है। ये चीज आप देख सकते हैं, आपको दिखेगी। ही कैन नॉट स्पीक और मेक एनी साउंड, और वो किसी भी तरह की आवाज नहीं निकाल सकता, इवन वो बात भी नहीं कर सकता, ठीक है। पीड़ित व्यक्ति बोल नहीं पाता है और उसकी आवाज भी नहीं निकलती है। ही पुट हिज हैंड ऑन हिज थ्रोट, और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैंने बताई, पीड़ित अपने हाथ गले पर रख लेता है, ऐसे गले को पकड़ लेगा, हाथ को गले पर रख लेगा, ठीक है। समझ में आया, क्लियर। द लिप्स एंड टंग टर्न ब्लू, उसके होंठ और जीभ कैसी होने लगेगी, नीली दिखाई देगी, क्योंकि ऑक्सीजन की इनसफिशियंसी हो रही, कमी हो रही है, तो होंठ एकदम से नीले पड़ जाएंगे। द बेन्स इन द फेस एंड नेक स्टिक आउट, और चेहरे और गर्दन की नसें एकदम से उभरी हुई लगेंगी, बाहर की तरफ दिखाई देंगी, प्रोमिनेंट होंगी। द पर्सन बिकम डेजी एंड माइट लॉस कॉन्शियसनेस, और व्यक्ति थोड़ा थोड़ा बेहोश होने लगेगा और उसको चक्कर भी आएंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा उसकी कॉन्शियसनेस भी जाएगी और साथ साथ में उसको चक्कर भी आ रहे होंगे, ठीक है। डिजीनेस भी उसको कहीं ना कहीं थोड़ी सी हो रही होगी, ठीक है। तो अनेबल टू टॉक, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, अनेबल टू ब्रीथ, अनेबल टू कफ, यूनिवर्सल साइन ऑफ चोकिंग, ठीक है। तो ये चार चीजें आपको बहुत महत्वपूर्ण याद रखनी है, साइन ऑफ चोकिंग, अनेबल टू स्पीक, अनेबल टू ब्रीथ, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, अनेबल टू कफ, ठीक है, यूनिवर्सल साइन ऑफ चोकिंग। ये बाद की बात है, आपको होंठ और जो है जीभ ब्लू दिखेगी, ये थोड़ा देर बाद दिखेगी, जब एकदम से चोक हो जाएगा, 5-7 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद, व्हाट डू आई डू इफ द पर्सन कैन नॉट स्पीक, कफ और ब्रीथ, ये महत्वपूर्ण है कि हमें उस समय क्या करना है जब व्यक्ति चोक हो चुका है और वो किसी भी तरह से बात नहीं कर पा रहा है, ठीक है। जिस व्यक्ति का दम घुट रहा है उसकी उम्र अगर 1 वर्ष से कम है तो हमें
किस तरह का गाइडलाइन का प्रयोग करना है, इसके लिए कुछ गाइडलाइन है। देखिए, स्टैंड टू द साइड एंड अ लिटिल बिहाइंड द चोकिंग पर्सन और चाइल्ड एज्ड ओल्डर देन 1 ईयर। उम्र उसकी कितनी है? 1 ईयर से अधिक है। सपोर्ट द पर्सन्स चेस्ट विथ 1 हैंड एंड बेंड हिम फॉरवर्ड। उसके चेस्ट को इस तरीके से सपोर्ट करेंगे, देखा, ये सपोर्ट करेंगे और एक हाथ से सपोर्ट करेंगे, ठीक है। दूसरे हाथ से क्या करेंगे? गिव 5 फर्म ब्लोज बिटवीन द पर्सन्स शोल्डर ब्लेड्स। टू डू सो यूज हील ऑफ योर फ्री हैंड। इसके व्यक्ति के पीठ के पीछे आपको 5 बार जोरदार थ्रस्ट देना है, ठीक है। 5 बार जोरदार थ्रस्ट देना है, जो कि आपकी हील से देना है, जो आपका पाम है उसकी हील के साथ देना है, ठीक है। पीड़ित व्यक्ति से कहो कि वह लगातार खांसता रहे, खांसेगा नहीं तो फिर स्थिति बिगड़ जाएगी, ठीक है। परंतु पीड़ित व्यक्ति के साथ तब तक रहो जब तक कि उसकी सांस पुनः ना चलने लगे। और जिस व्यक्ति बच्चे का दम घुट रहा है उसकी उम्र 1 वर्ष से ज्यादा हो, तब आपको क्या करना है कि उसके पीछे की ओर खड़े हो जाना है। पीड़ित व्यक्ति के सीने पर अपने हाथ का सहारा देते हुए उसे आगे की ओर झुकाना है, फॉरवर्ड उसको बेंड कर देना है। पीड़ित व्यक्ति के दोनों कंधों के बीच 5 बार तेजी से थपकी लगाएं, बैक ब्लो इसको कहते हैं, ठीक है। बैक ब्लो 5 बार देना है जोर से, पीठ के पीछे, शोल्डर के बिल्कुल बीच में, दोनों कंधों के एकदम बीच में। ऐसा करने के लिए आप अपने हाथ की हथेली का प्रयोग कर सकते हैं। यह निश्चित करें कि फंसी हुई वस्तु बाहर आ गई है और वह सांस ले पा रहा है। वेरीफाई इफ द ऑब्जेक्ट हैज कम आउट एंड द पर्सन कैन ब्रीथ अगेन, ठीक है। ये 5 बार थ्रस्ट जो बिलो आपको देना है, थपकी आपको जो वहां पे देनी है, उसकी वजह से आपका जो विक्टिम है उसके गले से कुछ निकला कि नहीं निकला, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। 5 बार जोर से आप देंगे और देखेंगे कि गले से कुछ बाहर आया कि नहीं आया। अगर गले से कुछ बाहर आ गया और वो नॉर्मल सांस लेने लगा तो वहां पे रुक जाएंगे। अगर वो किसी भी कारणवश बाहर नहीं आया और पेशेंट की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे? What do I do if the object did not come out and the person is still choking? बैक ब्लो के बाद भी मरीज की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ तो फिर आप क्या करेंगे? उसके गले में फंसी हुई चीज बाहर नहीं निकली तो आप क्या करेंगे? दूसरा मैन्यूवर क्या है? इफ द कैजुअलिटी इज ब्रीदिंग encourage her to continue coughing. If she is not coughing and not able to breathe, she is choking. व्यक्ति अगर सांस नहीं ले रहा है, व्यक्ति की सांस नहीं चल रही है, तो फिर आप तुरंत उसको जो है एब्डोमिनल थ्रस्ट देंगे। और अगर किसी तरीके से उसकी सांस चल रही है तो तुरंत आप उसको कफ के लिए स्टिमुलेट करेंगे कि खांसते रहिए, कुछ ना कुछ जरूर बाहर निकलेगा, ठीक है। अब अगर व्यक्ति की सांस नहीं चल रही है, वो पूरी तरह से चोक हो रहा है, तो क्या करना है? स्टैंड बिहाइंड द कैजुअलिटी विथ 1 leg बैक एंड द अदर बिटवीन द कैजुअलिटी legs and put both hand around him. Make a fist, place it between the navel and lower tip of the breastbone of the person. Hold on to his fist with your other hand. ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये चीज ऐसे पोजीशन बनेगी। यहाँ पे क्या रहता है? ब्रेस्ट बोन रहती, ब्रेस्ट बोन का निचला हिस्सा रहता, यहाँ पे पेशेंट का एक हाथ आएगा, इस तरीके से फिस्ट बनी रहेगी, ठीक है। और दूसरा हाथ उसके ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे, और आप उसके पीछे एकदम से खड़े होंगे और पेशेंट के दोनों टांगों के बीच में अपना एक डोमिनेंट पैर आप आगे लेके जाएंगे और दूसरा आपका पैर पीछे की तरफ रहेगा, ठीक है। और इस तरीके की पोजीशन आप बनाएंगे। तो
ऐसे पोजीशन में पीड़ित व्यक्ति के पीछे खड़े हो जाएं और अपने हाथों से उसे ऐसे जकड़ लें कि आपके हाथ उस व्यक्ति के आगे आकर मिलें। अपने एक हाथ की मुट्ठी बांधकर पीड़ित की नाभि और छाती की हड्डी के निचले सिरे के बीचों बीच रखें। छाती की हड्डी का निचला सिरा मतलब जिफी स्टर्नम, जो जिफी स्टर्नम है उसके बाद एकदम से आप यहाँ पे पालपेट करते चले आएंगे, हड्डी है एकदम से यहाँ पे फोसा मिलेगा, एक गड्ढा मिलेगा जिसको हम कहते हैं एपीगैस्ट्रिक फोसा। एपीगैस्ट्रिक फोसा पे आके अपनी मुट्ठी को जमाएंगे। अपने एक हाथ की मुट्ठी बांधकर पीड़ित की नाभि और छाती की हड्डी के निचले सिरे के बीचों बीच रखें। दूसरे हाथ से एक उसी मुट्ठी को पकड़ लें, जैसे कि देखो इसने पकड़ा हुआ है, एक हाथ से मुट्ठी बनाई और दूसरे हाथ से मुट्ठी को पकड़ा हुआ है। पीड़ित को आगे की ओर झुकाएं। बेंड द चोकिंग पर्सन फॉरवर्ड एंड पुल योर फिस्ट फर्मली टुवर्ड यू एंड अपवर्ड। गिव 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट। देखें, पीड़ित को आगे की ओर झुकाएं और अपनी मुट्ठी को कसकर अपनी ओर और ऊपर की ओर खींचें। firmly toward you and upward. Give 5 abdominal thrust. इस तरीके से व्यक्ति का पेट कसकर 5 बार दबाएं, 5 बार उसको एब्डोमिनल थ्रस्ट दें। ठीक है, तो ये 5 बार एब्डोमिनल थ्रस्ट देने से कुछ ना कुछ जरूर बाहर आएगा। What do I do if the person loses consciousness? और ये प्रक्रिया तब तक चलानी है आपको जब तक कि मरीज की स्थिति में कोई सुधार ना आ जाए और उसकी गले से कुछ बाहर ना आ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि रोकना है। बैक बिलो 5 बार एब्डोमिनल थ्रस्ट, 5 बार बैक बिलो और फिर एब्डोमिनल थ्रस्ट। ये चीज आपको रिपीट करनी है तब तक जब तक कि आपके पास मेडिकल हेल्प नहीं पहुंच रही है या फिर कोई इमरजेंसी या ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाहन आपके पास नहीं पहुंच रहा है, तब तक आपको ये काम करना है। ठीक है, उस टाइम आपको कभी भी सफलता मिल सकती है। अगर आपने की एक कोशिश ने उस चीज को बाहर निकाल दिया तो तुरंत पेशेंट वापस जो है ब्रीथ करने लगेगा, उसकी सारी चीजें वापस आ जाएंगी। और अगर डिले तो हो ही रहा है, अगर वहां पे मेडिकल हेल्प पहुंच रही है तो तब तक आप इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। और इसके बाद अगर मरीज बेहोश हो जाता है तब क्या करना, ये महत्वपूर्ण बात है जो कि जानने योग्य है। इफ द कैजुअलिटी loses consciousness, carefully support her to the floor. Immediately call 108 for emergency help or send someone to do so. Then begin CPR with chest compression. Each time the airway is open during CPR, look for an object in the casualty mouth and if seen, remove it. CPR देना है, तुरंत के तुरंत स्टार्ट कर देना, इमरजेंसी को कॉल करना है और उसको फर्श पे लेटाना है। ये सारे के सारे आपको काम हार्ड जगह पे लेटाना है, करने हैं। ठीक है, उसी समय आपको देखना है कि उसके मुंह में अगर कुछ आ रहा है, फंस रहा है, तो तुरंत अगर दिख गया कोई ऑब्जेक्ट तो बाहर उसको निकाल दीजिए। ठीक है, नील डाउन बाई द साइड ऑफ द पर्सन। इफ द पर्सन इज नॉट ऑन हिज बैक, टर्न हिम ऑन हिज बैक। वही चीज जो हमने पहले भी डिस्कस की हुई है, सीपीआर देने से पहले उसके प्यास में घुटनों के बल बैठना है, साथ ही उसको फर्श पे लेटाना है और सीधा लेटाना है। अगर वो अपनी बैक के पीठ के बल लेटा है तो पीठ के बल हमें उसको लेटाना है। इसके बाद इफ द पर्सन ऑब्स्ट्रक्शन स्टिल हैज नॉट क्लियर्ड, कंटिन्यू सीपीआर अंटिल हेल्प अराइव्स। और किसी भी सारे प्रयास के बाद भी अगर आपसे वो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं निकलता है तो आप उसको तुरंत के तुरंत क्या करेंगे, सीपीआर कंटिन्यू करेंगे। सीपीआर जब तक कि आपके पास मेडिकल हेल्प नहीं पहुंच जाती, सीपीआर को आप कंटिन्यू रखेंगे। द श्वास नली खुल जाए तो पीड़ित के पेट को दबाना एकदम से बंद कर दें, परंतु पेट को 5 बार दबाने के बाद निश्चित तौर पर बंद कर दें। ठीक है, 5 बार दबाया तो ऐसे नहीं कि 20 बार दबा दी, 5 बार एब्डोमिनल, 5 बार बैक बिलो, ये इस तरीके से रोटेशन में चलना है। यदि फंसी हुई वस्तु अभी बाहर नहीं आई और पीड़ित का दम अभी भी घुट रहा है तो 5 बार पेट दबाने के बाद उसकी पीठ को 5 बार थपथपाएं, जैसे कि अभी बता चुके हैं। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को तब तक दोहराना है जब तक कि व्यक्ति कॉन्शियस ना हो जाए। और डू नॉट इंटरप्ट द रिससिटेशन अंटिल, जैसे सीपीआर हमें तब तक करना है जब तक कि आपके पास मेडिकल हेल्प नहीं पहुंच रही है या दूसरे
जो रेस्क्यूअर हैं, जो रेस्क्यू करने वाले पर्सन हैं, वो दूसरे नहीं पहुंच रहे हैं और आपका जो कारभार है वो संभाल लेंगे, तो आप वहां पे बंद कर दीजिए। वरना आप लोगों को किसी भी परिस्थिति में अंतिम समय तक जो है करना है। ठीक है। इसके बाद चोकिंग इन्फेंट अंडर 1 ईयर। अब देखो चोकिंग का प्रोसेस वही है, सावधानी वही है। बच्चों में मैकेनिज्म मैंने पहले बताया कि खाते समय या फिर खेलते समय बच्चे कोई भी चीज को निगल जाते हैं। ठीक है। तो अब बच्चों में हमें खास ध्यान देने वाली बातें सिर्फ एक ही है कि उनमें मैन्यूवर का फर्क है। जिस तरीके से आपने अडल्ट में देखा थ्रस्ट और बैक ब्लो, उस तरीके से बच्चों में नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है। तो उसको थोड़ा सा हम देख लेंगे। An infant is more likely to choke on food or small object than an adult. The infant will rapidly become distressed. You need to act quickly to clear any obstruction. बच्चों में ये सारी चीजें खाने के दौरान होती हैं, और खाने में या फिर कोई बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है बच्चे जिससे खेल रहे हैं, तो वो चीज उनकी गले में फंस सकता है। तो जितने जल्दी आप, बच्चे बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं, बच्चों की स्थिति एकदम से बिगड़ जाती है, तो जितने जल्दी आप एक्शन ले सकें उतने जल्दी एक्शन लें। If the infant lost consciousness, the throat muscles may relaxed and the airway may open enough to be rescue breathing. बच्चों में क्या होता है, किसी भी तरीके से वो जैसे ही बेहोश हुए तो उनकी मांसपेशियां रिलैक्स हुई और उनका एयरवे ब्लॉक हो गया। तो ऐसी स्थिति में उनको रेस्क्यू करने के लिए माउथ टू माउथ ब्रीथ तुरंत स्टार्ट कर दें। बी प्रिपेयर टू बिगिन चेस्ट कंप्रेशन एंड रेस्क्यू ब्रीदिंग, और तैयार रहें किसी भी तरह की परिस्थिति के लिए कि तुरंत आपको चेस्ट कंप्रेशन भी देना पड़ सकता है, सीपीआर भी आपको देना पड़ सकता है। इसके बाद सावधानी क्या क्या रखनी। इफ द infant loss of consciousness at any stage, assess breathing. If the infant is not breathing, begin CPR with chest compression. Then open the airway and remove any obvious foreign object. Give 2 rescue breath if possible and repeat compression. तो वही चीज है कि अगर लग रहा है ब्रीथ नहीं कर रहा है तो तुरंत आप उसको सांस देंगे और साथ साथ में चेस्ट कंप्रेशन करेंगे। यही चीज आप रिपीट करते रहेंगे। तो सबसे पहले सांस देंगे, इसके बाद फिर चेस्ट कंप्रेशन जो है उसको देंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, व्हाट टू डू इफ द इन्फेंट इज डिस्ट्रेस, इज अनेबल टू क्राई, कफ, ब्रीथ, ले हिम फेस डाउन अलोंग योर फोरआर्म विथ हिज हेड बिलो एंड सपोर्ट हिज बैक एंड हेड। देखिए क्या करना है, अगर बच्चा सांस नहीं ले रहा है, आवाज नहीं कर रहा है, खांसी नहीं कर रहा है और रो नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप तुरंत उसको अपने हाथ पे लिटा लें। ठीक है। विथ हिज हेड बिलो एंड सपोर्ट हिज बैक, और उसकी पीठ को सपोर्ट करें। एंड गिव अप टू 5 बैक बिलो विथ द हील ऑफ योर हैंड, और इस तरीके की पोजीशन बनाएं। ठीक है। उसको अपने हाथ पे लिटा लें और अपने डोमिनेंट हैंड को उसकी पीठ पे 5 बार थपथपाएं। ठीक है। और इस तरीके से उसको होल्ड करें, गले को उसके नीचे रखें, उसके जो मुंह में फंसा हुआ है उसका मुंह फेस नीचे की तरफ रखें, जिससे क्या होगा कि गले में कोई चीज फंसी है तो वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है। इफ बैक बिलो फेल टू क्लियर द ऑब्स्ट्रक्शन, टर्न द इन्फेंट ऑन टू हिज बैक एंड गिव चेस्ट कंप्रेशन। अगर किसी भी तरीके से ये 5 बार बैक बिलो देने पे बच्चे का ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, तुरंत उसको उल्टा करेंगे, ऐसे तुरंत उल्टा करेंगे, जिससे कि उसका फेस इस तरीके आपकी तरफ हो जाएगा, और तुरंत के तुरंत आप 2 उंगलियों से उसके चेस्ट पे, ब्रेस्ट बोन पे, जैसे अभी बताया जहां पे ब्रेस्ट बोन है उसके बिल्कुल नीचे 5 बार कंप्रेशन देंगे। देखिए इफ बैक बिलो फेल टू क्लियर, बैक बिलो जैसे ही फेल हुआ तो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं निकला, टर्न द इन्फेंट ऑन टू हिज बैक एंड गिव चेस्ट कंप्रेशन यूजिंग 2 फिंगर, 2 फिंगर, पुश अगेंस्ट द इन्फेंट ब्रेस्ट बोन। इन्फेंट की ब्रेस्ट बोन को यहाँ पे पालपेट करते चले आएंगे, हार्ड हार्ड, और एकदम से गड्ढा मिलेगा, उस जगह को आपको 2 बार 2 उंगलियों से 5 बार थ्रस्ट देना है। ठीक है। जो कि निप्पल लाइन के बीचों बीच होता है, ये निप्पल लाइन है, निप्पल लाइन के सेंटर में रहेगा। ठीक है।
तो थ्रस्ट देना है, तो उससे कहीं ना कहीं वो चीज क्लियर हो जाएगी। और अगर फिर भी नहीं हुई, परफॉर्म अप टू 5 चेस्ट कंप्रेशन, द एम इज टू रिलीव द ऑब्स्ट्रक्शन विथ ईच चेस्ट कंप्रेशन रेदर देन नेसेसरली डूइंग ऑल 5। मतलब कहने का, अगर 2 में आपका काम हो जाता है, 3 में काम हो जाता है, तो अननेसेसरी 5 कंप्रेशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं निकलता है तो 5 बार देना है, और इसके बाद भी नहीं निकलता है तो 5 बार बैक ब्लो और 5 बार एब्डोमिनल थ्रस्ट, ठीक है, एब्डोमिनल कंप्रेशन आपको देना है, ठीक है। चेक द इन्फेंट माउथ, रिमूव एनी obvious obstruction with your fingertips. Do not sweep the mouth with your finger because this may push to object इसमें क्या होगा कि व्यक्ति, जैसे भी बच्चे के गले को आप एग्जामिन करेंगे, देखेंगे, अगर वहां पे कुछ आपको दिखाई दे रहा है, कुछ ऑब्जेक्ट आपको फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, तो बच्चे के मुंह को आप देखेंगे और उसको उंगली से निकाल देंगे। लेकिन ऐसे नहीं कि आप चारों तरफ उंगली घुमा रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है और कोई चीज आप ढूंढ रहे हैं, तो वो चीज आपके बच्चे के अंदर चली जाएगी, जिससे बहुत नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से सारे के सारे जो मैनूवर हैं, इनको 1 से 4 बार आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। 1 से 4 बार आप रिपीट करें और तब तक करते रहें जब तक कि एयरवे क्लियर ना हो जाए और बच्चा कॉन्शियस ना हो जाए। इफ द ऑब्स्ट्रक्शन हैज नॉट क्लियर एंड ही बिकम अनकॉन्शियस, और वो पूरा बेहोश हो जाता है और कई बार प्रयास करने के बाद ये चीज क्लियर नहीं होती है। तो देखो, कॉल तो आपको शुरू में ही कर देना है एम्बुलेंस को और हेल्प के लिए। तो आप जब मैन्यूवर कर रहे हैं उस टाइम निकल आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं निकल आता है तो तब तक आपके पास हेल्प पहुंच जाएगी। एम्बुलेंस आपके पास पहुंची, मेडिकल हेल्प पहुंची, तुरंत उसको हॉस्पिटलाइज किया, वहां फिर वो डॉक्टर अपने तरीके से उस चीज को निकालेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो बच्चा उस समय तक जिंदा रहा तो, ठीक है। इसके बाद चोकिंग चाइल्ड 1 ईयर टू प्यूबर्टी। अब ये था जो प्रोसेस था, 2 चीजें आपने देखी, बच्चे को उल्टा लेटा के और सीधा लेटा के। ये बात हमें ध्यान रखनी है 1 साल के बच्चे के लिए, ठीक है, 0 से लेके 1 ईयर तक। बिलो 1 ईयर का जो बच्चा रहेगा उसके लिए हमें ये चीज रिपीट करनी है। इसके बाद जो बच्चा 1 साल से 14 साल तक का है, 15 साल तक का है, ठीक है, प्यूबर्टी एज तक का है, तो उसके लिए मेथड थोड़ा सा अलग रहेगा। कुछ खास नहीं है, सेम ही रहेगा, बट अगर कंप्रेशन हम लोग देंगे तो एक हाथ से देंगे, ठीक है। सीपीआर भी देंगे तो एक हाथ से देंगे, ऐसे, ठीक है। हाँ, इफ द चाइल्ड इज ब्रीथिंग, encourage to her continue coughing. If she is not coughing and not able to breathe, she is choking, go to step 1 और 2, ठीक है। तो स्टेप 1 में क्या करना है, 2 में क्या करना है। अगर बच्चा सांस ले रहा है, थोड़ी सी आवाज निकल रहा है, आपको लग रहा है कि वो चोक हुआ है, तो उसको मोटिवेट करेंगे कि जोर जोर से वो खांसी करे, जोर जोर से चीजों को बाहर निकाले। लेकिन अगर किसी भी तरीके से आपको लगता है कि वो नहीं निकाल पा रहा है, तो तुरंत आप उसके जो सीपीआर के लिए बढ़ें, आगे के स्टेप को फॉलो करें। पुट योर आर्म्स अराउंड द चाइल्ड्स अपर एब्डोमेन, प्लेस योर फिस्ट बिटवीन द नेवल एंड द बॉटम ऑफ द ब्रेस्ट बोन एंड ग्रास्प इट विथ योर अदर हैंड, पुल शार्पली इनवर्ड एंड अपवर्ड until the object is dislodged और द चाइल्ड इज बिकम कॉन्शियस, ठीक है। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, एक तो ये एक बैक बिलो का मेथड है, दूसरा क्या है, एब्डोमिनल थ्रस्ट है, तीसरा क्या है, चेस्ट थ्रस्ट है, ठीक है, चेस्ट थ्रस्ट है। 3 चीजें हमें यहाँ पे फॉलो करनी है, ठीक है। बैक बिलो को सेम मेथड है जैसे कि आपने पिछली स्लाइड्स में देखा, एब्डोमिनल थ्रस्ट का भी सेम है जैसा कि आपने पिछली उसमें देखा, चेस्ट थ्रस्ट भी सेम ही है, ठीक है, चेस्ट थ्रस्ट सेम है। तो ये सारे के सारे मैन्यूवर आपको करने हैं, ठीक है। और अगर किसी कारणवश सीपीआर की जरूरत पड़ेगी तो आपको वहां पे, इफ द चाइल्ड बिकम अनरेस्पॉन्सिव, केयरफुली सपोर्ट हर टू द ग्राउंड एंड स्टार्ट सीपीआर with chest compression. After 30 compression
ओपन द एयरवे एंड लुक इन हर माउथ। 30 बार चेस्ट कंप्रेशन देके उसके माउथ को देखना है। इफ अ फॉरेन बॉडी इज सीन, और अगर आपको दिख जाता है कि चेस्ट के अंदर से कुछ निकल के मुंह में आ गया है तो तुरंत आप उसको निकालें, उसको बाहर निकाल दें, रिमूव इट, बट डू नॉट परफॉर्म ब्लाइंड फिंगर स्वीप्स। देन अटेम्प्ट टू गिव 2 breaths एंड continue with cycle of chest compression and ventilation until the object is expired। जब तक कि ऑब्जेक्ट बाहर नहीं निकलता है चेस्ट कंप्रेशन को चालू रखें, उसकी साइकिल को कंटिन्यू रखें, और हर 30 टाइम्स के कंप्रेशन के बाद 2 टाइम आप उसको ब्रीथ देंगे, ठीक है। आफ्टर 2 मिनट इफ नो वन हैज ऑलरेडी डन सो, द ऑब्स्ट्रक्शन स्टिल हैज नॉट क्लियर और द चाइल्ड हैज नॉट रीगेन्ड कॉन्शियसनेस, अगर वो वापस से कुछ देर के बाद आप देखते हैं कि वो ये सारे मैन्यूवर को करने के बाद ऑब्स्ट्रक्शन बाहर नहीं आया, बच्चा बेहोश हो गया, तो तुरंत आप एम्बुलेंस में उसको बिठाएं, लेके जाएं और हॉस्पिटल में एडमिट कराएं, ठीक है। चाइल्ड में करने का क्या तरीका, चाइल्ड को हम लोगों ने किस एज कैटेगरी में रखा, 1 साल से 14 साल तक। इन्फेंट को कितने में रखा, 1 साल से कम उम्र के बच्चे को। उसके लिए क्या मेथड है वो आपने देख लिए, बच्चे के लिए क्या मेथड है वो आपने देख लिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करके देखेंगे और आपको प्रैक्टिकल में ये चीज़ें सिखाई जाएंगी। सो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।